नमस्कार बंधु, आपका स्वागत है टारगेट विद अतुल चैनल में। तो चलिए आज हम लोग वर्ड को थोड़ा सा विस्तारित करके पढ़ते हैं। तो वर्ड को हम लोग विस्तारित करके पढ़ेंगे और देखते हैं किस तरीके से। मैंने इसके पूर्व वर्ड को बता दिया है, लेकिन वो एकदम सामान्य रूप में बताया है। आज मैं स्वर को थोड़ा सा और खोल के बताऊंगा, अलग रूप में दिखाऊंगा। देखिए, मैंने पहले बताया था वर्ड को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक, अब ध्यान दें कि स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल रूप से स्वर की 11 संख्याएं मानी जाती हैं। संख्या जब पूछेगा तभी मूल स्वर कितने होते हैं ये नहीं, संख्याएं कितनी होती हैं? 11। भेद 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्राएं 10 हैं, अ को छोड़कर, अमात्रा नहीं माना जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग व्यंजन पे। व्यंजन में क्या है? संख्या, मूल संख्या कितनी है? मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से ऐसा पूछ लिया जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन पूछ लिया जाएगा, 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है, 4 होते हैं। उस व्यंजन पूछा जाता है, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कुल संख्या कितनी होती है? 29। संख्या मूल संख्या कितनी होती है? 33। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। और क्या होते हैं? भेद कितने हैं? स्पर्श, इसके व्यंजन कितने भेद हैं? 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और पुष्प व्यंजन। ये रहा व्यंजन की बात। अयोगवाह न तो स्वर है न तो व्यंजन है। ये अंग और अह को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। इसको अंग और अह, इसको हम रिलेट ऐसे कहते हैं, अंग और अह। विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग कह सकते हैं आप लोग। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग तीनों ऐसे कह सकते हैं, अयोगवाह। अब हम चलते हैं स्वर की तरफ। ये हम लोग 6 भाग में इसको बांट दिए हैं। 6 भाग में कैसे बांटे हैं? पहला भाग आया है उत्पत्ति के आधार पे। अब उत्पत्ति किस रूप में हुई है? इसको 2 भाग बांटा गया है। पहला बांटा गया है इसको मूल स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4: अ, ई, उ, री। ये जो आपका है ये मूल स्वर है। इसको आप लोग ह्रस्व भी कह सकते हैं। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर ये 4 होते हैं। आज जो ध्यान दीजिएगा, स्वर की संख्या पूछे तो 11 और मूल स्वर कितने होते हैं तो बताएंगे आप 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। ठीक, अब दूसरा क्या है? दूसरा है संधि या संधि के आधार पे। देखिए, हमने क्या किया? उत्पत्ति को 2 भागों में बांटा। पहला क्या है? मूल स्वर, दूसरा संधि के आधार पे। संधि के आधार पे आपका दीर्घ संधि और गुण संधि आ जाएगा उसमें, या संयुक्त स्वर आ सकते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर बता दिए। अब देखिए दीर्घ स्वर में क्या आएगा? अधना बराबर आ। ये आप जब दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो सेम टू सेम वही है। और फिर उसके बाद संयुक्त स्वर में क्या है? अधन ई बराबर ए, जैसे रमाधन ई रमेश होता है ना गुण संधि में। तो ठीक एकदम हूबहू वही है यहाँ पे। पहला भाग आपका क्लियर होता है उत्पत्ति पे। यहाँ हम कर देते हैं ये क्लियर उत्पत्ति। जिसको ना समझ में आए एक बार मुझसे पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा है कालमान मात्रा। कितनी है? 3। ध्यान दीजिएगा कालमान क्या है। कालमान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत, अर्थात इसको खोल दिया गया है। तो ह्रस्व को आपको बता दिए हम, अ, ई, उ, री। ठीक, दीर्घ में दीर्घ की संख्या 7 मानी गई है। कौन सा? आ, बड़ा ई, बड़ा उ। हम तो ऐसे कहीं कहीं आप देखेंगे तो उसका इतना ही आएगा, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, 3 ही आपको दिखेगा। ये जो है जब छोटे बच्चों की पुस्तक देखेंगे आप तो ये देखिए जो संयुक्त स्वर है इसको भी दीर्घ मान लिया जाता है। छोटे बच्चों की पुस्तकों में जो कक्षा 5-4 में पढ़ाई जाती है, लेकिन मूल रूप से आप देखेंगे तो आ, ई और उ भी दीर्घ में लिखेंगे आप। इन सबको नहीं लिख देंगे, ये संयुक्त स्वर है, याद रखिएगा। ये संयुक्त को हम दीर्घ में नहीं लिखेंगे। प्लुत, ओम को हम प्लुत कहते हैं, याद रखिएगा। कहेंगे तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप उतार सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार सकते हैं। इस तरीके से बना के लिख लीजिए, आपको कभी भूलेगा नहीं। तो आप लोग याद रखिए, ह्रस्व में अ, ई, उ, री और आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री भी होता है, बड़ा री भी होता है। वो संस्कृत में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्णन नहीं किया है उसका। अब आते हैं तीसरे पे, उच्चारण। किस पे आते हैं? नंबर 3 पे, उच्चारण स्थान कि किस किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। कंठ, अकुसर्जनीयानां कंठ। तो इसमें देखिए क वर्ग हम व्यंजन की बात नहीं करेंगे,
यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप सोचिए सर मैं बड़ा थोड़ा सा लिखा सर गड़बड़ पढ़ाया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या है, केवल स्वर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए व्यंजन की बात नहीं करेंगे। कंठ से किस किस स्वर का उच्चारण होता है, अ और आ का। तालु से किस किस व्यंजन का उच्चारण होता है, ई का। मूर्धा से किस स्वर का उच्चारण होता है, री का। दंत से किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ओष्ठ से उ का उच्चारण होता है। और कंठ तालु से ए का उच्चारण होता है और ए का उच्चारण होता है। कंठोष्ठ से ओ और औ का उच्चारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो उच्चारण स्थान दिए गए हैं ये स्वरों के लिए दिए गए, केवल स्वरों के लिए दिए गए हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि केवल स्वर को ही समझना है हमें यहाँ। तो स्वर में कंठ से उच्चारण होता है अ आ, तालु से उच्चारण होता है ई, मूर्धा से री, ओष्ठ से उ। इसी तरीके से कंठ तालु से ए और ऐ, कंठ ओष्ठ से ओ और औ। ये आपका तीसरा भाग खत्म होता है। अब चौथे भाग में चलते हैं जीभ प्रयोग। देखिए जीभ का प्रयोग किस तरीके से होता है, इसमें हम लोग अक्सर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस पे कि अग्र स्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है। तो ये समझना बहुत अनिवार्य है। 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, इसकी संख्या 4 है, ई ए ए। मध्य स्वर अ और आ, ठीक। अब उसके बाद आता है आपका, लिखना शायद भूल गए, पश्च स्वर। यहाँ पे आपका आएगा पश्च स्वर, कहीं लिखा नहीं है। यहाँ पे मध्य स्वर एक है, मध्य स्वर की संख्या क्या है, एक है, वो क्या है अ। मध्य स्वर कितने हैं, एक है अ। और पश्च स्वर जो है आपका, वो देखिए आगत वर्ण, आपको सुना होगा आगत वर्ण। आगत वर्ण होता क्या है, जो कहीं से आ गया है। तो देखिए उसमें आगत वर्ण में आपका आ आता है। आ आपने देखा होगा, आ औ, इसे क्या होता है औ। ये जैसे डॉक्टर, डॉ, ठीक, डॉक्टर पे अ लगाते हैं, ये चंद्रबिंदी नहीं है, आपका अनुनासिक नहीं है, वो आपका अ है। अ की मात्रा है, डॉक्टर लगता है, ये अंग्रेजी से ले लिया गया है। आगत वर्ण है, कह सकते हैं आप, ये अंग्रेजी से लिया गया है। तो ये क्या है, इसको माना जाता है, हम लोग पश्च स्वर मानते हैं। क्या, आ उ ओ औ और आ, ये हमारा पश्च स्वर है। मध्य स्वर केवल एक है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है मध्य स्वर। मध्य स्वर की संख्या अक्सर पूछ ली जाया करती है और पूछा जाता है इनमें से कौन सा मध्य स्वर है। तो आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब आते हैं, हम लोग चलते हैं 5वें नंबर पे, ओष्ठ प्रयोग पे। ओष्ठ का किस तरीके से प्रयोग होता है। ओष्ठ प्रयोग 3 प्रकार से दिया गया है, देखिएगा। वृत्तमुखी मतलब घूम के प्रयोग इसका, ठीक, जो वृत्त की तरह हो जाए आपका जीभ बोलते समय, वो वृत्तमुखी है। इसमें उ ओ औ आ, ये क्या है, वृत्तमुखी है। उसके बाद फिर उदासीन है, अ और आ, ये उदासीन है, जो बोलते समय हो जाता है। उदासीनता पर सोचते हैं आप लोग कि कोई ही किसी प्रकार का उसमें प्रयोग न होना, अ आ, तो इसमें क्या हुआ कि एकदम उदासीन है, शांत है। और जब आएगा उसके बाद अर्धवृत्तमुखी, मतलब आधा वृत्त की तरह, उसमें क्या होगा, अ आ ई ए ए, ये अर्धवृत्तमुखी है। तो ये आपका 3 भाग हो गया इसका ओष्ठ प्रयोग का, कि ओष्ठ को किस तरीके से, जो हमारा ओष्ठ है किस तरीके से वृत्त की तरह बनेगा, उदासीन जैसे का तैसे बना रहेगा, और एक अर्धवृत्त की तरह बनेगा। जैसे देखिएगा अ आ ई ए ए, तो ये अर्धवृत्त बनेगा, उच्चारण करके आप देख सकते हैं। और वृत्तमुखी में उ ओ औ, देखिए ओ पूरा वृत्त बन गया, ओ जब बोलेंगे ओ तो पूरा वृत्त बन जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जीभ के आधार पर स्वरों को कितने जगहों से बोला जाता है। अब जीभ के आधार पे देखिए होता क्या है कि ये इसको एक चीज और बुलाता है, इसको प्रयत्न भी बुलाता है, कि किस प्रकार का प्रयत्न हो रहा है। तो प्रयत्न भी या यत्न भी बोल देते हैं इसको। जीभ के उठने के आधार पर किस तरीके से उठ रहा है, किस प्रकार का प्रयत्न जीभ के द्वारा किया जा रहा है, कह सकते हैं आप। इसको क्या देखिए कौन सा है, 4 भाग दिए गए हैं इसके। पहला है समृद्ध, अक्सर पूछा जाता है इनमें से समृद्ध वर्ण कौन से हैं, समृद्ध स्वर कौन से हैं। तो देखेंगे ई उ, ये क्या है, समृद्ध है। अर्ध समृद्ध ए और ओ है।
सॉरी ए और ओ है। अर्धसमृद्ध का है ए और ओ है, और अर्धनिवृत्त होता है वो होता है ए अ औ और आ, और उसका होता है निवृत्त केवल आ। तो ये रहा आपका स्वर। इसको आप लोग उतार लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हट के अलग से कोई भी प्रश्न स्वर से नहीं आने वाला है किसी भी एग्जाम में। और आप मान के चलिए 2 से 4 से 6 क्वेश्चन आपका आना है वर्ड से। इसके बाद मैं व्यंजन पढ़ाने वाला हूँ। आप कोई भी तैयारी कीजिए, हर तैयारी में जहाँ हिंदी पूछा जाता है इसमें से अवश्य कुछ न कुछ आने वाला है। इसके मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, जितना अच्छे से देख सकते हैं, इसको एक बार हम तो कहेंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और मुझे बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन हिंदी आया और उसमें से एक आध क्वेश्चन नहीं फंसा तो मुझे बताइएगा, अवश्य फंसना तय है। चलिए इसके बाद हम कल व्यंजन पढ़ाएंगे, तो ये यही पढ़ लीजिए। धन्यवाद आप लोगों का, जय हिंद, धन्यवाद।